डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर if 50% of a sample of compound decomposes in 120 minutes, then time required for 90% decomposition is, और ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर 4 गिवन है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जिस पर टिक मार्क लगाया है वो डी ऑप्शन है, यानी इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 400 मिनट आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, तो पहले स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि जब भी स्टूडेंट्स आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नज़र आए तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस ट्रिक का ही यूज़ करें। अब ये ट्रिक में ये कौन कौन से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके बारे में जानें। जैसे यहाँ पर a अपॉन ए नॉट इक्वल टू 1/2 और इसकी पावर में है t अपॉन T1/2। अब यहाँ पर ए नॉट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, ए को हम लोग बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, और टी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ रिएक्शन, और T1/2 को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा जाने 50% ऑफ अ सैंपल ऑफ कंपाउंड डीकम्पोजेज इन 120। तो यहाँ पर ये जो 120 मिनट है ये हाफ लाइफ पीरियड है। ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन से आप जानते होंगे वो टाइम जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस होके हाफ हो जाता है या 50% रह जाता है, तो वो टाइम उस सब्सटेंस के लिए हाफ लाइफ टाइम होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 120 मिनट क्या है, हाफ लाइफ टाइम है। और यहाँ पर ये 120 को हम T1/2 की जगह रखेंगे, और यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% डिकम्पोजिशन, हमें टाइम को यहाँ पर फाइंड करना है। एक बात स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब भी हमें परसेंट में वैल्यू गिवन होती है तो हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पर ए नॉट की जगह पर 100 सपोज करते हैं। ठीक है। और जब फाइनल की बात आती है तो हम यहाँ पर जो हमें गिवन है परसेंटेज, उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो देखिए मैं आपकी शुरुआत करता हूँ यहाँ पर किस तरह से, तो वो क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए नॉट है, ये देखिए ए नॉट की जगह तो मैंने नीचे 100 ही लिख दिया। ये देखिए क्योंकि मैंने बताया ना जब भी परसेंट गिवन होगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए नॉट की जगह 100, और ए की जगह पर हम क्या करेंगे, जो भी परसेंट है इसको हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, देखो ये 100 है, इसमें से 90 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 10। तो ये जो 10 है स्टूडेंट्स ये ए की जगह पे आएगा, तो ऊपर लिख दिया हमने यहाँ पर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और टी तो फाइंड करना ही है, और 120 ये क्या है हाफ लाइफ टाइम, तो अपॉन में मैंने लिख दिया यहाँ पर 120 मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये जो 10 है इसको 10 से 10 हटा दो, अब यहाँ बचेगा नीचे 1/10। ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, और इसकी पावर आएगी t, और यहाँ आएगा 120 मिनट। अब स्टूडेंट्स याद रखिए कि यहाँ 1/2 के रिस्पेक्ट में अगर 1/10 को लिखना हो तो हम किस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले आप यहाँ पर 1/2 लिखो और पावर में 3.32 अप्रॉक्सीमेटली लिखा है स्टूडेंट्स मैंने, मतलब 3.3 तो आता ही है, यहाँ पर मैंने 3.32 ये लिख दिया। जब भी 1/10 आए तो आप यहाँ पर 1/2 की पावर में 3.32 लिख सकते हो। ठीक है, ये आप याद कर लें। फिर इक्वल टू में क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर आएगा देखिए t, और ये हो जाएगा 120 मिनट। अब 1/2 से 1/2 हटा दो, यहाँ क्या बचेगा 3.32, तो यहाँ लिख दो 3.32 इक्वल टू में यहाँ पर बचा अब t, और नीचे बचेगा यहाँ पर 120 मिनट। ठीक है। 120 मिनट को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो t इक्वल टू ये 120 इंटू 3.32,
तो यहाँ t इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 399 मिनट के आसपास। ये अप्रोक्स चले हम लोग लेकर, है ना, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या गिवन है 400 मिनट, तो ये इसका आंसर सही है। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 1 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ और 4.4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो देखिए स्टूडेंट्स फार्मूला फिर से वही A/A0 इक्वल टू 1/2 T/T1/2। अब यहाँ मैंने बताया आपको कि देखिए परसेंट में वैल्यू है तो आप इनिशियल वैल्यू मानेंगे 100 और ए को क्या करेंगे, जो भी 90 है उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करो, बचा 10, तो ए की जगह पे लिखेंगे 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और नीचे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम 100, तो लिख दिया मैंने 10 और नीचे लिख दिया मैंने 100। अब देखिए इसमें हमको टाइम भी नहीं दिया हुआ है और ना ही हाफ लाइफ टाइम दिया है, तो हम इसको ऐसा कैसे ही लिखेंगे 1/2 और यहाँ लिखेंगे T/T1/2 ऐसे लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 से 1 0, तो यहाँ आ जाएगा क्या 1/10 इक्वल टू इधर हो जाएगा 1/2 और पावर में आएगा T/T1/2। अब 1/10 को मैंने बताया था स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं 1/2 और इसकी पावर 3.32, ठीक है, ये देखिए इतना आप लिख सकते हैं। फिर इक्वल टू में यहाँ आएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा T/T1/2। 1/2 से 1/2 हटा दो, अब यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ये देखिए 3.32 इक्वल टू T/T1/2। अब आप क्या करेंगे T/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो T इक्वल टू 3.32 इंटू T/2। ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमें जो डेरिवेशन मिला वो हमें बता रहा है कि इसका आंसर क्या है 3.3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, तो ये इसका सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आई होप स्टूडेंट समझ में आपको आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के बारे में। देखिए स्टूडेंट जिस क्वेश्चन की अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता ही है, एज वेल एज कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स हमको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए रेट लॉ फॉर द रिएक्शन 2N2O5 एरो किस तरफ है 4NO2 प्लस O2 इज, और यहाँ पर हमको उन्होंने रेट दे दिए। कहने का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन हमको दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर बताओ, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर जो है 1 होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है 1, तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए अमंग ऑल द स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइंग स्टेप। ठीक है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितनी भी स्टेप हो उनमें जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइंग स्टेप होती है। अब आप देख सकते हो कि इस केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर N2O5 के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको कि फर्स्ट मोल जो है N2O5 का वो स्लो रेट से N2O3 और O2 में ब्रेक होता है। फिर ये जो N2O3 है ये फास्ट रेट से NO और NO2 में कन्वर्ट होता है। फिर जो दूसरा मोल था N2O5 का, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 2 मोल थे, तो एक मोल तो शुरुआत में स्लो रेट से N2O3 और O2 बनाता है, फिर ये N2O3 फास्ट रेट से NO और NO2 बनाता है। तो जो दूसरा एक N2O5 बच गया था वो इसके NO के साथ ये रिएक्ट करता है फास्ट स्टेप में और 3NO2 बनाता है। तो आपने क्या देखा, इन तीनों स्टेप में 2 स्टेप ये वाली फास्ट है, ये वाली फास्ट है, मगर एक ही स्लो स्टेप है। तो ये जो ये स्लो स्टेप जो आपको नज़र आ रही है ये रेट डिटरमाइंग स्टेप होती है। ठीक है, इसीलिए इसका जो ऑर्डर है वो क्या आएगा फर्स्ट, यानी रेट क्या आएगी स्टूडेंट्स R इक्वल टू K N2O5। 1 लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा A। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव
मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट 1 ATM, और ऑप्शन हमको दे रखे हैं यहाँ पर 4। तो स्टूडेंट इसके लिए ट्रिक देखिए, आप इससे ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, इन चारों के बारे में जान सकते हैं। और आप स्टूडेंट जानते होंगे ये जो चारों चीज़ें हैं ये नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती हैं। देखो कैसे कि नंबर ऑफ आयंस जितना ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज़्यादा होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, और बाकी ये दो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और डिप्रेशन वेपर प्रेशर ये दोनों क्या होंगे, कम होंगे। तो चलो यहाँ देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, ये 4th नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है इस समय। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट 1 ATM। अब सबसे पहले स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन रहते हैं इनमें आप कंसंट्रेशन पे ध्यान दें तो सिमिलर कंसंट्रेशन आ रही है। ये देखिए 0.1, इसकी भी 0.1, इसकी भी स्टूडेंट 0.1 और इसकी भी 0.1। तो अब आपका ध्यान सिर्फ रहेगा तो सब्सटेंस पर रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देखें ग्लूकोज, BaCl2, NaCl और यूरिया। तो मैं एक बात बताऊँ स्टूडेंट्स, ग्लूकोज एंड यूरिया डज नॉट आयोनाइज, हैंस नंबर ऑफ आयंस इज 0। यहाँ पर ग्लूकोज और यूरिया ये आयोनाइज नहीं होते हैं, इसलिए इनके नंबर ऑफ आयंस आप 0 सपोज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए BaCl2, इसमें Ba का 1 और Cl का 2 आयंस हो जाएंगे 3, Na का 1, Cl का 1 आयंस हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर 2 आयंस है और यहाँ पर 3 आयंस है। आप चाहें तो रिएक्शन में देख सकते हैं, NaCl को ब्रेक करो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो यहाँ आयंस हो गए 2, क्यों 1 और 1 2। BaCl2 को आयोनाइज करो तो Ba2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे 2, तो 2 और 1 3, तो आयंस हो जाएंगे 3। तब आप देख सकते हैं कि BaCl2 में सबसे ज़्यादा आयंस है। तो मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, BaCl2। क्लियर? एक बार फिर से, नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे ये दो चीज़ें क्या होंगी, इंक्रीज, और ये दो चीज़ें क्या होंगी, डिक्रीज। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अटेंशन देना पड़ सकता है स्टूडेंट्स। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। वंस मोर, which of the following produces maximum depression in freezing point in their aqueous solution। फिर से वही बात स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कंसंट्रेशन को देखें आप तो सिमिलर कंसंट्रेशन है, 0.1, 0.1, 0.1 और 0.1। अब आप इन सब्सटेंस पे ध्यान देंगे तो ग्लूकोज तो आयोनाइज नहीं होता, NaCl में नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे 2, BaCl2 में नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे 3 और MgSO4 में नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस किस में है, BaCl2 में। तो उन्होंने क्या कहा, ये देखिए कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, उसका उतना ही क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर BaCl2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जितने भी सिमिलर कंसंट्रेशन वाले जो कंपाउंड हैं इनमें किसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा कम होगा, यानी कि मैक्सिमम डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा कम होगा। अब ज़्यादा कम का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज़्यादा। तो किस में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है, इसमें। तो अब क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे की तरफ बात करेंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 था और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो अब हमारे सामने है, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में है ऑल एक्सेप्ट वन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन।
अब इन चारों में से अगर मैं कहूँ आपसे कि डी ऑप्शन सही है, तो ये तो फिर समझना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नोट है, ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगी। ईबीसी, बीबीसी, बीटी नॉर्मल है। ईबीसी, बीबीसी, बीटी नॉर्मल है। इसका मतलब होता है, देखिए स्टूडेंट्स कैसे, देखिए यहाँ पर इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, इसको दोनों तरह से कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स कैसे, यहाँ पर देखिए ई का मतलब इथाइल होता है, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, देखो सुनो, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड। आगे देखिए यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये ऐसे बोलो आप, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, माफ करना यहाँ पर क्या आएगा, ये C6H5 आएगा, ठीक है। अब क्लियर, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट, देखिए कैसे, यहाँ पर ये C2H5Br है, तो यहाँ से कैसे बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये आ गया। दूसरा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये देखिए बेंजीन एंड टॉल्विन, बेंजीन एंड टॉल्विन। आगे नॉर्मल है, इसका मतलब होता है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। ये चारों जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, आइडियल सॉल्यूशन के। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर था, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड ये यहाँ था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये बेंजीन एंड टॉल्विन, ये, मगर ये ऑप्शन में से थोड़ा अलग है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है ये वाला, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा क्या होता है ये, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम अगले क्वेश्चन पे बात करें स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी लिक्विड मिक्सचर्स एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। आपको बताना है इन चारों में से कौन है जो नेगेटिव डेविएशन बता रहा है। तो आपको अगर सर पहले से आंसर लिखा हुआ है, यस, ये पहले से मैंने निशान बना रखे हैं। अब देखिए ये क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब स्टूडेंट्स ये इसका ऑप्शन क्यों है, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए नेगेटिव डेविएशन के लिए ट्रिक याद रखिए, क्लोरोबेन एसीटो डाई, और पॉजिटिव डेविएशन के लिए ट्रिक याद रखो, एसीटोबेन चस्तु वाइन। अब देखो सेटिंग कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, क्लोरोबेन एसीटो डाई। तो देखो कैसे करेंगे हम, क्लोरो का मतलब होता है कि क्लोरोफॉर्म आप जो है 3 टाइम लिख लो। देखो कैसे स्टूडेंट्स, CHCl3, CHCl3, CHCl3 लिख लिया। क्लोरोबेन एसीटो डाई में क्लोरो को आप, क्लोरो का मतलब होता है 3 बार आपने क्लोरोफॉर्म लिखना है। फिर बेन का मतलब होता है बेंजीन, उसको ऐसे लिखना है। फिर एसीटो का मतलब होता है एसीटोन, तो एसीटोन को आप ऐसे लिख लो CH3COCH3। फिर यहाँ डाई का मतलब होता है डाई इथाइल ईथर, यानी DIE, ये डाई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C2H5O, C2H5। तो आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल हैं सब किसके एग्जाम्पल हैं, नेगेटिव डेविएशन के। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो तो मैच कर रहा है, देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये मैच कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो पहला वर्ड होता है उसको हम 3 टाइम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरो था तो हमने क्लोरोफॉर्म को 3 बार लिखा, बाकी बेन, एसीटो और डाई यहाँ लिखा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए 3 टाइम हम एसीटोन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए CH3CO, CH3CO, और यहाँ पर CH3CO, ठीक है। फिर बेन का मतलब होता है बेंजीन, C6H6। चस्तु का मतलब होता है CH2, और वाइन का मतलब सबको पता है C2H5OH। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है इथेनॉल, ठीक है। ये देखिए इसी को हम लोग वाइन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डेविएशन के, ठीक है। और वैसे भी स्टूडेंट्स याद रखिए
कोई सा भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, पॉजिटिव डेविएशन के 2-3 एग्जाम्पल हमारे दिमाग में या होना चाहिए, और नेगेटिव डेविएशन के भी 2-3 एग्जाम्पल तो वैसे भी याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ तो मैंने पॉजिटिव, माफ़ करना, ये नेगेटिव डेविएशन के लिए एग्जाम्पल बताया और ये पॉजिटिव के लिए बताया, मगर हमें ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना था उसका आंसर हमें कहाँ से मिला स्टूडेंट? यहाँ से, ये वाला। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन इज केमिकली, ए ऑप्शन में है कॉपर फेरोसाइनाइड, बी में है कॉपर फेरीसाइनाइड, सी में है कॉपर सल्फेट और डी में है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा ए, ये, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। और इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है Cu2FeCN6। याद रखिएगा, Cu2FeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड। अब यहाँ पर आपने देखा होगा लेबोरेटरी में इसको कैसे बनाते हैं, तो CuSO4 के हम 2 मोल्स लेते हैं और K4FeCN6 का हम 1 मोल लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जब इनको रिएक्ट कराओगे तो कैसे रिएक्ट कराना है, देखिए, कुछ मत करिए, यहाँ से 2SO4 K4 के साथ बाहर निकाल दीजिए, बस। अब देखिए SO4 कितने थे? 2, और यहाँ K क्या है? 4, तो हम 2K2 लिख देते हैं, तो 2 2 जब 4 और 2SO4, तो 2K2SO4 बाहर हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा? 2Cu, तो Cu यहाँ 2 है मगर FeCN6 तो एक ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Cu2FeCN6, इसको कहेंगे हम कॉपर फेरोसाइनाइड। और ये जो वर्क करता है ये SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्क करता है। क्यों? क्योंकि हम इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड करते हैं। तो आपको इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने 9th क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर if temperature is increased from 10 degree centigrade to 100 degree centigrade, then increases in the rate of reaction is। ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, पहला 256 टाइम्स, 128 टाइम्स, 512 टाइम्स, 1024 टाइम्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको फार्मूला ये वाला यूज़ करना है। एक बात और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन फास्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन फास्ट हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अब जैसे इन्होंने कहा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाती है। अगर हम उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो वो कितने टाइम तक उसकी रेट बढ़ेगी, उसकी रेट इंक्रीज होगी। तो बहुत इजी स्टूडेंट्स, देखिए कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर आपको, अगर यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है, ये देखिए टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आपको उन्होंने पहले से टेम्परेचर दे रखा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और कहाँ एंड हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल टेम्परेचर और इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर। ये देखिए फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, बस यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 और इसकी पावर में फाइनल टेम्परेचर कितना? 100, तो हमने यहाँ पर ये 100 लिख दिया। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये 10 है, इस 10 को हम इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट्स? माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये जो फार्मूला आपने देखा है स्टूडेंट्स, रेट इक्वल टू 2 और पावर में है यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, लेकिन इस पावर के अंदर अपॉन में 10 का आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कैसे, आप यहाँ पर ये 10 कर दिया आपने, अब
पूरे पर 10 स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ऊपर क्या आएगा 2 की पावर 90 और अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। एक जीरो से आप एक जीरो उड़ा दो, 2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 9, तो ये 2 की पावर ये हो जाएगी 9, और जब 2 की पावर 9 होगी तो इसका आंसर आएगा 512 टाइम्स। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो रहा है ना। देखो स्टूडेंट्स एक बात ये है कि ये जो ट्रिक है ये इसको हमको खुद बनाना होती है ताकि इजी तरीके से ये एमसीक्यू क्वेश्चन स्टूडेंट कर ले, वरना तो आप ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। देखिए इसको करने का तरीका ये कोई ज़रूर नहीं कि आप इस ट्रिक का यूज़ करें। उसके लिए सिंपली आप एक काम करें, ये देखिए ये मैं वाइट पेज ले लेता हूँ। अब आप देखें ये टेम्परेचर कहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है 10 से 100, तो आप क्या करोगे, अब आप ये देखिए ये 10 से आपने 20 कर दिया, ठीक है, 20 से ये 30 कर दिया, 30 से ये 40 कर दिया, ठीक है, 40 से 50 कर दिया, 50 से 60 कर दिया, 60 से ये 70 कर दिया, ठीक है, और ये 70 से 80 कर दिया, फिर 80 से ये 90 कर दिया, अब 90 से ये आपने 100 कर दिया। तो स्टूडेंट देखिए हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना। तो आप यहाँ पर लिखते जाइए, देखिए 2 2 2 2 2 2 2 2 एंड दैट इज अ 2। अब काउंट करिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम हुआ, तो बस तो फिर ये 2 की पावर 9 कर दीजिए, ये 512 टाइम्स, ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो आप ऐसे कर लो चाहो तो, है ना। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इन केमिकल रिएक्शन 2A + B, और ये बनाते हैं A to B, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने यहाँ पर। देखो स्टूडेंट्स पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन होती है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और ख़ासकर इसके अंदर ये जो रिएक्टेंट होते हैं यही है ना रेट इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये 2A + B है, तो आप पहले क्या करोगे, रेट इक्वेशन बनाओगे। अब देखो रेट इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले आप यहाँ स्टूडेंट्स लिख दीजिए रेट, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए रेट कांस्टेंट K। अब ये जो A है इसकी मोलार कंसंट्रेशन कर दो, ठीक है, और इसके आगे जो ये नंबर ऑफ मोल है इसको पावर में लिख दो ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर B है, इसको मोलार कंसंट्रेशन में इस तरह से लिख लो। तो अब आपकी ये रेट इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। अब जैसा ये क्वेश्चन बोलता जाए वैसा करते जाओ, है ना। देखो कैसे, अब इसने कहा भाई कि A को डबल कर दो, चलो भाई इसको डबल कर देंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए स्टूडेंट्स ये रेट इक्वल टू K, और यहाँ पर हो जाएगा 2A, और यहाँ पर ये स्क्वायर। फिर उन्होंने कहा B को कांस्टेंट रख दो स्टूडेंट्स, तो B को क्या करेंगे, हमने कांस्टेंट कर दिया, मतलब इसको छेड़ना नहीं है डियर, ठीक है, इसको हमने ऐसा कैसे रहने दिया। अब आप खुद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये रेट इक्वल टू ये K, और यहाँ पर हो जाएगा 4A² B, ठीक है। अब ये 4 को अपन आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा रेट इक्वल टू 4, फिर ये हो जाएगा KA² B। तो आपने देखा यहाँ पर क्या आया 4। अब यहाँ पर आप समझ जाइए कि जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी, यानी इंक्रीज होगी। ये 4 अब देखो कहाँ पर है, इंक्रीज 4 टाइम्स, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर A, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ हमको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी है
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, वो हाइब्रिडाइजेशन जो एस से स्टार्ट होता है, लाइक sp3, sp3d, sp3d2, तो इनको हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट होता है, लाइक dsp2, dsp3, d2sp3, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि जहां पर हाइब्रिडेशन एस से स्टार्ट हो वो आउटर, और जहां पर डी से स्टार्ट हो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन यहां जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इन चारों में ऑप्शन क्या एक्यूरेट है, क्या सही है? तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये भी हमें जानना जरूरी है कि यहां पर ये देखिए CN यानी साइनाइडो लिगेंड है, यहाँ पर भी साइनाइडो लिगेंड है। और ये जो लिगेंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये मेटल आयन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इनमें हाइब्रिडेशन क्या होता है? डी से स्टार्ट होगा, इसमें भी और इसमें भी। इसीलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है और ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। अब लेकिन यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां H2O एक वीक लिगेंड है, और यहां पर जो हेलोजन है फ्लोराइडो, ये भी वीक लिगेंड है। और ये वीक लिगेंड होने की वजह से ये आयरन के ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनमें हाइब्रिडेशन जो होगा वो S से स्टार्ट होगा। S से मीन्स यानी कि sp3d2 इसमें होगा, इसमें भी sp3d2 होगा, इसमें d2sp3 होगा, और इसमें भी स्टूडेंट्स d2sp3 होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर A और B, ये दोनों आंसर इसके एक्यूरेट है। वैसे भी स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी मेटल से जितने लिगेंड अटैच होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हाइब्रिडेशन या तो d2sp3 होता है या फिर sp3d2 होता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये कंफर्म है कि इनके अंदर या तो d2sp3 होगा या sp3d2 होगा। अब लेकिन यहाँ पर जो सेकंड सिचुएशन है वो डिपेंड करती है कौन सा लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो उनमें हाइब्रिडेशन d2sp3 हो जाएगा। ठीक है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनमें वीक लिगेंड है, इसलिए उनमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2 होगा। तो ये स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।